हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केएम टीवी पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दिया था पूरा और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों को निकल रहे थे, वो मेरे तक पहुंचे हैं। वो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा सम भी हम करने वाले हैं, कुछ डाउट्स थे आपके वो भी हम इस सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के कुछ एक्स्ट्रा सम जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इफ sin a and cos a are the root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 then find b square। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी, एकदम अलग तरीके से पूछा है। उसमें बच्चों को सबसे पहले समझ में ये नहीं आया था कि सर ये साइन और कॉस है क्या। मैं आपको समझा दूं, साइन और कॉस जो है वो क्या है। साइन कॉस ये दोनों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब आप आगे पढ़ोगे तो 8 नंबर का चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हम ऐसे 6 फंक्शन पढ़ने वाले, साइन कॉस टेन cosec sec cot, ऐसे टोटल 6 फंक्शन पढ़ने वाले और उसके रिलेटेड उनके कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उसका रीजन है कि आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे आपको ये बहुत इजी लग जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला का यूज इसके अंदर किया गया है, इसलिए। ठीक है, हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इसलिए और थोड़ा टफ था, इसलिए मैं आपको वो करवा देता हूं और कौन सा एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है वो भी मैं फिलहाल के लिए आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है आपका कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके दो रूट यानी कि अल्फा एंड बीटा, वो तो आप जानते ही हो, रूट जिसको हम अल्फा बीटा से दिखा देते हैं। ठीक है ना, अल्फा दिया गया है साइन a और बीटा दिया गया है cos a। क्या दिया गया है? cos a एंड sin। समझिए, अल्फा क्या दिया गया है? sin a एंड बीटा क्या दिया गया है? cos a। और आपको पूछा गया है फाइंड, ये डेटा है, कहा गया है फाइंड बी स्क्वायर को ढूंढिए और कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो ऑप्शन में से कोई एक आपको चूज करना है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बड़ा है, एक बार हम सॉल्व आउट कर देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूज है पोलिनोमियल का, वो तो बच्चे जान ही चुके थे। पोलिनोमियल बहुत इजी है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया कि अल्फा और बीटा का जब रिलेशन बताया जाता है तो हम दो तरीके से उसका रिलेशन बताते हैं, इन द टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर क्यूबिक होता है तो उसके 3 फॉर्मूला हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ही फॉर्मूला रहेंगे, एक एडिशन ऑफ 0 और एक हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ 0। क्लियर ना, एडिशन ऑफ 0 को हमने दिखाया माइनस b/a से, प्रोडक्ट ऑफ 0 को हमने दिखाया c/a से। क्लियर ना, ये हम पॉलिनोमियल के अंदर सीख के आए हैं। रेडी, पॉलिनोमियल चैप्टर में ये चीज आ गई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है कौन सी? अल्फा की वैल्यू है sin a प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है क्या? cos a इज इक्वल टू माइनस b/a। सेम थिंग सामने की साइड में हम वो लिख सकते हैं क्या? अल्फा की वैल्यू sin a इनटू, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, cos a जो बीटा की वैल्यू है इज इक्वल टू c/a। रेडी, तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इस साइड वाले को सॉल्व कर देते हैं। क्या है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, क्या है? sin a प्लस cos a इज इक्वल टू माइनस b/a। समझिएगा बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द बी स्क्वायर ढूंढना है, तो ये b का स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्क्वायर करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो मैं एक साइड तो कर नहीं सकता हूँ, मैथमेटिक्स का रूल है, जो भी ऑपरेशन आप करते हो वो दोनों साइड करने पड़ते हैं। इक्वेशन तो इक्वल टू के दोनों साइड करने पड़ते हैं, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा स्क्वायर, टेक स्क्वायर बोथ साइड। क्लियर, टेक स्क्वायर बोथ साइड। रेडी, अगर प्रॉपर क्वेश्चन आपको लिखना है मैं आपको बता देता हूं, आप लोग नोट डाउन खास करते जाइएगा साथ में, तो आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, a स्क्वायर मींस sin स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 sin a cos a प्लस बी स्क्वायर मींस cos स्क्वायर a। क्लियर, देखिए कुछ नहीं किया, क्या किया? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सामने की साइड माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। सिंपल।
चलिए अब a स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीपल कर देते क्योंकि हमें b स्क्वायर ढूंढना है ना, हमें क्या ढूंढना है b स्क्वायर, तो हम इस b स्क्वायर को क्या कर देते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट बना देते हैं मतलब क्या कि भाई a स्क्वायर को सामने जाने देते हैं, b स्क्वायर के अलावा जो भी हमारे पास एंटिटी है उस सारे को हम या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा b स्क्वायर राइट हैंड साइड पे है तो सारी एंटिटी चली जाएगी लेफ्ट साइड पे, और हालांकि ये डिवाइड में है तो सामने जाएगा मल्टीपल की साइड। चलिए a स्क्वायर जो सामने से आया वो मल्टीपल हो गया, और यहाँ पे ये पूरा टर्म एज इट इज क्या साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a 2 साइन a cos a प्लस cos स्क्वायर a, और सामने क्या रह गया सिर्फ b स्क्वायर, क्या रह गया सिर्फ b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला समझ लीजिए, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का टोटल होता है 1। बस बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और ट्रिग्नोमेट्री अब तक आप पढ़े नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं चला। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है जिसको ट्रिग्नोमेट्री की प्राइमरी आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी थी ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री की 3 प्राइमरी आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू a, वैसे आएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक आएगा cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साथ में एंगल आपको लेना है, यहाँ पे हमने एंगल लिया है a, फिर वो आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि भाई sin स्क्वायर और cos स्क्वायर ये सम के लिए उनका टोटल क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वो तो क्या हो गया 1, तो a स्क्वायर so a स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो क्या हो गया 1, प्लस क्या रह गया 2 sin a cos a, क्या रह गया 2 sin a cos a, सामने क्या था हमारे पास b स्क्वायर था, क्लियर ना, सामने हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू तो थी। चलिए अब इस क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है, एक ये देखिए sin a और cos a उनके मल्टीप्लेटिव टर्म जो है हमारे पास उसकी वैल्यू मेरे पास है क्या c बाई a, देखिए दिख रही है c बाई a वैल्यू मेरे पास है, बस तो वो वैल्यू उठा के यहाँ पर रख ही देते हैं क्योंकि हमारे पास देखिए sin a इंटू cos a तो है ही, तो उसकी जगह पे क्या रख देते हैं c बाई a, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। रेडी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा c बाई a, क्यों sin a इंटू cos a तो क्या हो गया sin a इंटू cos a क्या हो गया c बाई a। रेडी, सामने b स्क्वायर था ही, क्लियर। चलिए सो नाउ a स्क्वायर 2 को अंदर मल्टीपल कर देते हैं मतलब कि 1 प्लस 2c बाई a इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को अंदर मल्टीपल कर दीजिए दोनों टर्म के साथ, देखिए a स्क्वायर 1 जा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म देखिए 2c था, साथ में एक a स्क्वायर को हमने मल्टीपल किया और डिवाइड में तो एक a था ही, समझिएगा क्या किया है, इस a स्क्वायर को सिर्फ अंदर मल्टीपल किया मतलब कि 2c इंटू a स्क्वायर, डिवाइड में एक a था ही, सामने क्या हो गया b स्क्वायर, मतलब एक एक a क्या हो गया कट, तो आखिर में क्या मिल गया हमें a स्क्वायर प्लस 2ac, एक a तो बचा ही है क्या a स्क्वायर प्लस 2ca भी लिख सकते हो इज इक्वल टू b स्क्वायर, जो हमें b स्क्वायर ढूंढना था वो वैल्यू मिल गई, b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2ca, जो आपके ऑप्शन के अंदर शायद है पहला ही है a ऑप्शन है, पहला है a ऑप्शन जो है वो पहला ही ऑप्शन आपके अंदर दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ca, जो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है ये फॉर्मूला, क्लियर, इसको आप मगअप कर लीजिए, फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ेगा और पूरा हो जाएगा वैसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, स्विमिंग पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप विथ यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए समझिएगा, मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं, शांति से आप लोग वीडियो को स्लो करके एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर दीजिए, जिनके पास क्वेश्चन है वो लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा आराम से। द स्विमिंग पूल is filled with 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the pool in the same time during which the pool is filled by the third pipe alone. ये क्वेश्चन जो ये हमारा सेंटेंस है बहुत काम का है, ठीक है।
the second pipe, now second statement, the second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the required by each pipe to fill the pool separately. क्लियर? नोट डाउन कर दीजिए, उसको पढ़ लीजिए इस तरीके से। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंदर ऐसा आपको बताया गया है कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्विमिंग पूल है, उसको उसके अंदर पानी भरने के लिए 3 प्रकार की पाइप है। क्लियर? अलग अलग 3 टाइप की पाइप है, फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप एंड थर्ड पाइप। और तीनों के बीच का इंटर रिलेशन दिखाता हुआ हमें स्टेटमेंट दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा दिखाया गया है कि भाई पहली पाइप और दूसरी पाइप दोनों एक साथ मिलके स्विमिंग पूल भरते हैं, तो उसकी कंपैरिजन में तीसरी अकेली पाइप सेम टाइम पे जैसे वो दोनों भरते हैं, जैसे कि वो दोनों को जैसे कि 50 घंटे लगते हैं, तो ये अकेली पाइप को भी 50 घंटे लगते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पहली 2 पाइप अगर हम चालू कर देते हैं 50 घंटे के लिए, फॉर 50 आवर्स के लिए, तो थर्ड पाइप को भी अगर हम 50 आवर्स के लिए चालू करते तो वो दोनों एक साथ इक्वल अमाउंट में पानी उसके अंदर भर देते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इंटरनेशन दिखा रहा है कि भाई द सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। यानी कि देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों में सेकंड पाइप जो है वो रिलेट कर रही है पहली पाइप के साथ और तीसरी पाइप के साथ। यानी कि हम जो एज्यूम करेंगे वो सेकंड पाइप को कर लेते हैं एज्यूम, क्योंकि रिलेशन सेकंड पाइप का फर्स्ट के साथ है, सेकंड पाइप का थर्ड के साथ है, तो हम आसानी से लिख भी पाएंगे फर्स्ट का क्या है और सेकंड का क्या है। क्लियर? तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप। समझिएगा, बहुत इजी है। टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप टू फिल स्विमिंग पूल। क्लियर? क्या? सपोज टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप टू फिल स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x आवर। हाउ मेनी आवर? x आवर। मैं x आवर्स एज्यूम कर लेता हूं। मैंने सेकंड पाइप को एज्यूम क्यों किया, मैंने पहले भी बताया। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है, क्वेश्चन को शांति से पढ़ लीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि सेकंड पाइप जो है वो फर्स्ट के साथ भी रिलेट कर रही है, थर्ड के साथ भी रिलेट कर रही है। क्या रिलेट कर रही है? देखिए दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट, द सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। देखिए जैसे कि मैं बात करता हूं, ये सेकंड पाइप है, ये फर्स्ट पाइप है, वही लेना नहीं है, सिर्फ समझा हूं। ये सेकंड पाइप है, ये फर्स्ट पाइप है। ये जो है वो इसकी कंपैरिजन में 5 आवर फटाफट से भर देता है स्विमिंग पूल, तो इक्वल लगाना हो तो मुझे 5 आवर कहां पे लगाना पड़ेगा, समझना। मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। चलिए, ये फर्स्ट पाइप, ये सेकंड पाइप, ये थर्ड पाइप, ये सेकंड पाइप। क्लियर? रिलेशन दिया हुआ है, समझना, बहुत इजी, रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर? तो जो ये जो सेकंड पाइप है उनको तो कितने आवर्स लग रहे हैं? x आवर्स लग रहे हैं। और कंपैरिजन में क्या बताया गया है कि द सेकंड पाइप फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ये जो है इससे 5 आवर फास्टर है, तो इसको भी 5 आवर फास्टर करना पड़ेगा। मतलब इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड अगर x है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी कंपैरिजन में +5, मतलब कि x +5 हो जाएगी। सिंपल। एंड थर्ड पाइप के लिए क्या बताया गया? एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। स्लोअर है, स्लोअर मींस माइनस हो जाएगा, x -3। समझ में आई बात? सीधी बात है कि भाई सेकंड पाइप को कितने आवर्स लग रहे हैं? x आवर्स लग रहे हैं। तो फर्स्ट पाइप को कितना लगेगा? x +5, क्योंकि ये 5 घंटा ज्यादा चल रही, क्योंकि अगर ये 5 घंटा ज्यादा चले तो इसको 5 घंटा ज्यादा लगेगा ना। ये फटाफट से 5 घंटा पहले भर देती है, तो ये इसको 5 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब कि x +5। सीधी बात है। जैसे कि यहाँ पे 10 घंटे लग रहे हैं तो इसको 15 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये 5 घंटा ज्यादा स्पीड से दौड़ रही। सेम थिंग, इसको 10 घंटे लग रहे हैं, इसको 10 घंटे लग रहे हैं, तो इसको 7 आवर्स लगेंगे, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में 3 आवर्स स्पीड कम है इसकी। समझ में आया बात? बस यही है, एजम्पशन मेन है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। क्लियर? तो वो चीज एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ओके ओके, चलिए अब मैं लिख देता हूं उसको, स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर लिख देता हूं कि फर्स्ट पाइप को जैसे कितने घंटे लगे थे फर्स्ट पाइप को भरने में? x आवर्स, वैसे ही
डायरेक्ट लिख रहा हूं, टाइम टेकन बाय, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू fill the swimming pool is equal to x plus 5 hours. सिंपल ना, x plus 5 hours. And same thing, time taken to fill, सेकंड की जगह पे क्या आएगा, थर्ड पाइप ना, सेकंड को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, फर्स्ट यहाँ पे आ गया. नाउ फॉर थर्ड पाइप 3 घंटे कम थे, सो x minus 3 hours. सिंपल ना, x minus 3 hours जो बताया गया है. चलिए तीनों चीज एज्यूम हो गई. पहली पाइप जो है वो स्विमिंग पूल भरने में x आवर्स लगा रही है, दूसरी पाइप x आवर लगा रही है, माफ कीजिए, फर्स्ट पाइप जो है वो x plus 5 लगा रही है, और थर्ड पाइप जो है x minus 3 लगा रही है. क्लियर. अब देखिए स्टेटमेंट पहला मैंने आपको क्या बताया कि पहली और दोनों दूसरी, ये दोनों पाइप, ये देखिए जैसे कि ये पहली दूसरी पाइप है. क्लियर. ये दोनों पाइप एक दूसरे एक साथ अगर मैं चालू कर दूं तो स्विमिंग पूल भर जाता है, जैसे कि 50 आवर्स में. तो ये अकेले भी 50 आवर्स में भर देती है, यानी कि एक साइड इन दोनों का टोटल रहता है, एक साइड ये तीसरी पाइप अकेली रहती है. पर क्या, कितना पानी भर गया, तो ऐसा सब हमने आगे कर दिया, कि भाई जैसे कि सेकंड पाइप x आवर लगा रही है तो पानी कितना भरा जाएगा, पानी आवर्स अगर डिवाइड में लिखते हैं ना. क्लियर. जैसे लिखते हैं कि 50 लीटर पर आवर, ऐसा लिखते हैं ना, पर आवर, यानी कि डिवाइड में रहता है आवर्स, कितना लीटर भरा वो ऊपर रहता है. क्लियर. और स्विमिंग पूल कितना है यहाँ पे x, मतलब कि आवर्स अगर x लग रहे हैं तो पानी कितना भरा जाएगा, एक स्विमिंग पूल डिवाइड बाय x, यानी कि 1/x जितना पानी भरा जाएगा, किसकी मदद से, सेकंड पाइप की मदद से. देन 1/x plus 10 जितना, माफ कीजिए, x plus 5 जितना पानी भरा जाएगा, किसकी मदद से, फर्स्ट पाइप की मदद से. और 1/x minus 3 जितना पानी भरा जाएगा, कितनी मदद से, थर्ड पाइप की मदद से. समझ में आई बात. बस एक स्टेटमेंट दिमाग में बिठा लीजिए, कितना पानी भरा जाएगा, आवर्स ऑलवेज डिवाइड में रहते हैं. ओके, तो वही चीज मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, क्या, वाटर फील्ड, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट नहीं लिखते, आप डायरेक्ट लिख सकते हो वाटर, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट तो हमें बता ही नहीं दिया कितने लीटर वगैरह है. वाटर फील्ड बाय फर्स्ट पाइप के थ्रू कितना पानी भरा गया, तो फर्स्ट पाइप में टाइम कितना लगा, x plus 5, तो पानी कितना भरा जाएगा, 1/x plus 5. क्लियर. समझ में आई बात. और अगर यूनिट बताया गया है, यूनिट को लीटर को दिया नहीं है शायद, कितना पानी भरा जाएगा ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है, फील्ड विद हाउ मेनी आवर, तो हम उसको कोई भी लिख सकते हैं. क्लियर. इतना यूनिट लिख दीजिए, इतना यूनिट अगर हम भरते हैं, लीटर भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, आप अपने तरीके से ले सकते हो अगर नहीं दिया है कुछ तो. सेम थिंग, वाटर फील्ड बाय सेकंड पाइप की मदद से कितना पानी भर जाएगा, तो सेकंड पाइप में टाइम लग रहा था x, तो पानी भर जाएगा 1/x यूनिट. क्लियर. आप यहाँ पे लीटर लिख सकते हो, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ. एंड थर्ड वन, वाटर फील्ड बाय थर्ड पाइप इज इक्वल टू 1/x minus 3, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे कम लग रहे थे, यूनिट. चलिए बस ये मेन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये चीजें मेन है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा आराम से. क्या करना है फिर से एक बार समझा देता हूं. सपोज टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप फील्ड द सेपरेट, माफ कीजिए, फील्ड द स्विमिंग पूल इज x आवर, फर्स्ट पाइप की मदद से x plus 5 आवर, थर्ड पाइप की मदद से x minus 3 आवर. सो वाटर फील्ड बाय द फर्स्ट पाइप, कितना वाटर भरा गया, देखिए ये टाइमिंग है, ये तीन जो एजम्पशन है वो टाइमिंग के है, आवर्स, ये 3 आवर्स है, इतना पानी भरा गया, ये 3 पाइप की मदद से इतना पानी इसके अंदर भरा गया. ठीक है. चलिए स्टेटमेंट क्या कह रहा था, मैंने अभी आपको बताया कि भाई फर्स्ट पाइप की मदद से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, फर्स्ट पाइप की मदद से जितना पानी भरा गया वो, प्लस सेकंड पाइप की मदद से जितना पानी भरा गया वो, इन दोनों की मदद से जितना पानी भरा गया वो इक्वल है किसके, थर्ड पाइप की मदद से जो पानी भरा गया वो. क्लियर ना. ये सिर्फ समझाने के लिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन, आपको समझने के लिए. ये सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया ना वो क्या है कि भाई फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप, उन दोनों की मदद से जितना पानी स्विमिंग पूल में भरा जाता है
उतना ही पानी थर्ड पाइप अकेला भर देती है उतने ही टाइम पे। क्लियर? तो हमारे पास वो तो है ही, देखिए फर्स्ट पाइप में ये रहा 1 प्लस एक्स 1 अपॉन सॉरी एक्स प्लस 5 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस ये रहा 1 अपॉन एक्स प्लस माफ कीजिए 1 अपॉन एक्स सेकंड पाइप, और तीसरी पाइप है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन जो हमने 4.3 में माफ कीजिए हाँ शायद 4.3 में ही हमने इसको सॉल्व किया। 1 अपॉन एक्स प्लस 5 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आइए, ठीक है, और सॉल्व आउट कर दीजिए। कर देते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा x प्लस 5 और x का एलसीएम नीचे आ जाएगा x एंड x प्लस 5 एलसीएम। क्लियर? चलिए क्या आ जाएगा x बन जाए x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5, यानी कि x बीच में तो प्लस की साइन ही है क्योंकि टोटल है ना दोनों का, और आ जाएगा x प्लस 5 सामने क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 एज इट इज, क्योंकि वो तो हमें आखिर में लेना है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके सो x प्लस x 2x प्लस 5 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर माइनस माफ कीजिए प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। डन? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 5x माइनस 3 इसको सामने मल्टीपल कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x। ओके चलिए ब्रैकेट मल्टीपल, पहले तो 2x से x कर देते हैं, 2x से 3 कर देते हैं, 5 से x कर देते हैं, 5 से 3 कर देते हैं। रेडी? चलिए सो 2x into x 2x स्क्वायर माइनस 3 to the 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। डन? चलिए एक एक x स्क्वायर कट हो गया, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, मैं इस तरफ ले नहीं रहा हूं। आप देखिए इसको इस तरफ लेते हो ना तो भी हो जाता है, x स्क्वायर इस तरफ आया माइनस हो गया, डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूं, क्या 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। रेडी? माइनस 6x प्लस 5x, समझना 5x 5x कट करना हो तो कट भी कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए 5x 5x कट हो गया सीधा, सो x स्क्वायर माइनस 6x एज इट इज माइनस 15 एज इट इज इक्वल टू 0। रेडी? फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया है, 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर इस तरफ आया क्या हो गया माइनस हो गया, सामने माइनस 6x एज इट इज हो गया, 5x तो कट गया, माइनस 15 रह गया। अब मल्टीप्लाई जिसका 15 और सब्ट्रैक्शन 6, ऐसे कौन से दुनिया के दो नंबर है वो हमें ढूंढने हैं। ठीक है, ये उसमें से कौन से ऐसे दो नंबर है जो ये लेके आएगा वो आपको खुद करना है। ओके समझ में आई बात? क्लियर? देख लीजिए फटाफट से, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरीके से बन के आया है। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से कर पाओगे क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 15 है। क्लियर ना? x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15, ऐसे कोई दो नंबर होता ही नहीं है जिसका सब्ट्रैक्शन 6 आए। रेडी? अब आपके क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। आपके क्वेश्चन के अंदर ये बात, जो बच्चों ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ा है, जिस बच्चों ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखा है, उन लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर हमने एक चेंज किया। क्या चेंज किया? यहाँ पे देखिए, थर्ड पाइप जो है वहां पे 4 आवर लेस हो रहा था, मैंने 3 आवर लेस किया है। क्लियर ना? तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गया। थर्ड आवर लेस किया मतलब कि ये इक्वेशन अगर बन के आ गया तो ये इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। रेडी? अब आपको ये चीज घर से करनी है, क्या कि ये जो x माइनस 3 आवर्स है वहां पे आप लोग चेंज करोगे, क्या x माइनस 4 आवर। क्लियर? x माइनस 4 आवर, ये चीज आपको घर से सॉल्व करनी है। किस तरीके से आया मैंने आपको समझा दिया, एक ही नंबर मैंने चेंज किया है, सिर्फ एक ही नंबर चेंज किया है। क्या? x माइनस 3 आवर्स। गलती से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, x माइनस 3, आप लोगों के लिए गलती है। x माइनस 3 आवर्स वो आपको चेंज करना है x माइनस 4 आवर में और आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन वही का वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ थर्ड पाइप के लिए जो 4 आवर्स कम हो रहे थे, 4 आवर लेस लग रहे थे, हमने वहां पे कर दिया था गलती से x माइनस 3 मतलब कि 3 आवर। कोई चेंज, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ चेंज आएगा, वो आएगा लेस 3 आवर। क्लियर? लेस देन 3 आवर, 3 आवर कम हो जाएगा। अब आपको होमवर्क के अंदर वो चीज करनी है यहाँ पे, जैसे कि x माइनस 3 की जगह पे आप लोग x माइनस 4 लोगे, तो यहाँ पे x माइनस 4 मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा, 4 हम सामने फिर मल्टीपल करेंगे, x माइनस 4 को मल्टीपल करेंगे, 2x यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो यहाँ से थोड़ी सी बात यहाँ से चेंज हो जाएगी। क्लियर? और वो चीज आपको करनी है होमवर्क के अंदर, खास ध्यान दीजिएगा। क्लियर? क्या चेंज करना है आपको, यहाँ पे x माइनस 3 की जगह पे क्या करना है, x माइनस 4 आवर।
रेडी, समझ में आई बात? चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए फटाफट से। जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट था, तो मैं इसका सिर्फ आपको डेटा समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद आपको खुद करना है। टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, माफ कीजिए 504। टू नंबर इज डिफर बाय 3, टू नंबर इज डिफर बाय 3, डिफर बाय 3। तो सपोज कर लेते हैं हम, सपोज फर्स्ट नंबर, सपोज जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है हमारा, x। फर्स्ट नंबर क्या है, x। अब अगर एक x है और दो नंबर का डिफरेंस 3 है, समझना, तो ये y क्या हो जाएगा, y को उस तरफ ले लो, इसको इस तरफ ले लो, क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x - 3। सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू x - 3। सिंपल, रेडी, बहुत इजी है और कुछ करना नहीं इसके अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है कि इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब कि पहला क्वेश्चन जो पहला नंबर है वो x, दूसरा है वो x - 3, इनकी प्रोडक्ट 504 है। रेडी, तो मल्टीपल कर देंगे सीधा, x² 3x, रेडी, x², सो x² - 3x, इसको इस तरफ ले लेते हैं, -504 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट से, चाहे आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन से। क्लियर, बहुत इजी था, देख लीजिए। लेकिन बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी कि एज्यूम कैसे करना है और क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर, द सम ऑफ द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ लेते हैं। चलिए मैं ले लीजिए, उसके बाद चालू करेंगे, इसी के अंदर कंटिन्यू रहेगा, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा बताया गया है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ रहेगा आपके लिए, मींस आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया गया डेटा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस। देखिए एक्सीड्स नाम का वर्ड दिया है, बच्चे यहीं पे थोड़ा घबरा जाते हैं। एक्सीड्स का मतलब क्या, एक्सीड मतलब कि निकालना, क्या करना, निकाल देना, ठीक है, बाय 2 सेंटीमीटर and exceeds twice the length of the altitude by 1 centimeter. Now find the length of each side of triangle. Find the length of each side of triangle. हमें बताया गया है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, आपको जरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, अब इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं ABC। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल A, B एंड C, रेडी। अब ये जो है वो उसका हाइपोटेनस है, ये जो है वो उसका बेस है, और ये जो है वो उसका एल्टीट्यूड है। क्या है, एल्टीट्यूड। क्लियर, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बताया गया है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस। मैं पहले जो नोटेशन दिया है उसको लिख देता हूं। ऐसा बताया गया है द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस is exceeds the base, exceeds the length of base by 2 centimeter. Clear, simple, क्या बताया गया है, the hypotenuse exceeds the base by 2 centimeter. ready, जो स्टेटमेंटल फॉर्म था उसको मैंने नॉर्मली इक्वेशन वाले फॉर्म में लिख दिया, रेडी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो है टर्म वो क्या बताया गया है, सेकंड टर्म ऐसा कहा गया है, then base 2 centimeter and exceeds twice the length, exceed hypotenuse, same hypotenuse exceed twice the length of altitude, twice the length of altitude by 1 centimeter. simple, क्या बताया गया, hypotenuse exceeds twice the altitude by 1 centimeter. ready, समझिए पहला स्टेटमेंट क्या है, बहुत इजी है। देखिए आप स्टेटमेंट को समझिए और उसको स्टेटमेंट के हिसाब से ही लिखते जाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या, हाइपोटेनस एक्सीड्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड वन, हाइपोटेनस एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ अल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड दिस टी साइड, 3 साइड्स, ये तीनों साइड्स हमें ढूंढनी है, ठीक है। समझिएगा क्या बताया गया है, तो हाइपोटेनस है, देन आफ्टर मेरे पास बेस है, और देन आफ्टर मेरे पास अल्टीट्यूड है। तो मैं किसी एक को एज्यूम कर लेता हूं, क्लियर ना, किसी एक को एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि हमें बाकी सारी बातें उसी के बेसिस पे सीखनी पड़ेगी।
तो हम एज्यूम करते हैं सपोज क्या एज्यूम कर लेते हैं, बेस एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी कर सकते हो आप, ऑल्टीट्यूड भी कर सकते हो। सपोज बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। रेडी? सपोज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी कि बेस मैंने ले लिया, बेस क्या ले लिया, x सेंटीमीटर। रेडी? अब वो बेस के ऊपर से मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, हाइपोटेनस और अल्टीट्यूड दोनों ढूंढ लेने पड़ेंगे। देखिए बेस अगर x है, समझना बेस क्या है, अगर x है तो इस पहले में अगर मैं वैल्यू रख दूं तो मुझे हाइपोटेनस मिल जाएगा, और दूसरे में वैल्यू रख दूं तो मुझे अल्टीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर ना? तो मैं पहले में वैल्यू रख देता हूं, पहले में देखिए, सो द हाइपोटेनस माइनस बेस हमने क्या एज्यूम किया, x इज इक्वल टू, ये कितना है 2। सिंपल। चलिए x को उस तरफ जाने दीजिए, तो सो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू है x जो प्लस हो गया और 2 तो था ही, देन x प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी मुझे देखिए हाइपोटेनस भी मिल गया। हाइपोटेनस मेरे पास कितना आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया मेरे पास, x प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है? चलिए अब उसके ऊपर से मैं अल्टीट्यूड ढूंढ लेता हूं, मैं अल्टीट्यूड को यहां ढूंढ देता हूं। देखिए हाइपोटेनस माइनस 2 इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो मैं हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेनस की जगह पे ये रहा, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, x प्लस 2 माइनस 2 इंटू अल्टीट्यूड तो एज इट इज है इज इक्वल टू 1। रेडी? समझिएगा x प्लस 2 को उस तरफ जाने देता हूं, मैं क्या करता हूं, x प्लस 2 को उस तरफ जाने देता हूं, मतलब क्या हो जाएगा, इधर देखिए, या दो चीज कर सकते हो, या तो माइनस उसको उस तरफ भेज दो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए x प्लस 2 को रहने दीजिए, ये माइनस वाला टर्म उस तरफ भेज दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास यहाँ पे देखिए x प्लस 2 था, ये 1 को इस तरफ ले लिया, क्या हो गया -1, ये उस तरफ चला गया, यानी 2 इंटू अल्टीट्यूड। सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए क्या, x प्लस 2 -1, 2 -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड लिख देता हूँ, 2 -1 क्या हो जाएगा 1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को सब्जेक्ट बनाओ, यानी 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वो क्या आ गया मेरे पास, अल्टीट्यूड। क्या आ गया मेरे पास, अल्टीट्यूड आ गया। रेडी? समझ में आई बात? देखिए तीनों तीन चीज मिल गई, ये भी x के फॉर्म में आ गया, ये भी x के फॉर्म में आ गया, और इवन अल्टीट्यूड भी मेरे पास कौन से फॉर्म में आके खड़ा हो गया, x वाले फॉर्म में खड़ा हो गया, x प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। सिंपल, क्लियर? समझ में आया बात? बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं। चलिए अब एकदम इजी, क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, सीधी बात ना, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों तीन x के फॉर्म में है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। now apply Pythagoras on triangle ABC। आप लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर, AC कितना है, x प्लस 2, क्योंकि हाइपोटेनस है। AB कितना है, अल्टीट्यूड, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, प्लस BC कितना है, x होल स्क्वायर। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट किया हमने। चलिए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करते हैं। क्या आता है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। रेडी ना? वो तो आप लोग जानते हो, अच्छे तरीके से किया है आपने हर एक चीज पे। चलिए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 4। सिंपल, ऊपर कर दिया स्क्वायर, नीचे आ गया प्लस 1 x स्क्वायर। चलिए दो तरीके से दो चीजें हो सकती है, पहले तो सामने सामने x स्क्वायर कट कर दो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। रेडी? सो 4x प्लस 4 सामने आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
1 डिवाइड बाय 4, ये 4 को सामने मल्टीपल कर दो, क्या बन जाएगा 4 4 जा 16x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दोनों को उस तरफ ले लो। रेडी, क्या बन गया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, समझना आप 2x था 16 उस तरफ गया, माइनस 16 हुआ, क्या हुआ 2x हमारे पास था, यहाँ पे देखिए ये हम लेके आ गए, ये इतना सेंटीमीटर था, अब उसका हमने क्या कर दिया, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर डायनोमियल कर दिया, बराबर। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x उस तरफ जाएगा माइनस 14x 1 उस तरफ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। रेडी, अब इसको सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो, वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट में भी कर सकते हो आप, या तो आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन जिसका मल्टीप्लाई 15 सब्ट्रैक्शन 1 माफ कीजिए 14, सीधा 15 1 जा 15, क्लियर, डायरेक्ट कर सकते हो फैक्टराइजेशन तो सीधा हो जाएगा 15 1 जा 15, यानी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो x की वैल्यू आप तीनों जगह पे रख दीजिए, तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपल। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो हमने ये सॉल्व आउट किया है वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको अल्टीट्यूड को x एज्यूम करो, बेस आपको दूसरे फॉर्म में मिलेगा, लेकिन याद रखना है तीनों तीन कौन से फॉर्म में होने चाहिए, देखिए तीनों तीन कौन से फॉर्म में, यहाँ पे x के फॉर्म में है तो तीनों तीन x के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद इसका प्रॉपर स्टडी कीजिएगा, और हमने जो सम यहाँ पे जो बाकी छोड़ दिया है वो सम भी आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेंटर ऑफ रेक्ट, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा भी है, समझिएगा अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ द डायमेंशन 50 मीटर बाय 40 मीटर, rectangular pond has to be constructed so that the area of grass surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length of the breadth of the pond, length and breadth of the pond. Clear? समझना है, बहुत इजी है पर थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे आपको समझना है। एक फिगर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली में दी हुई है, और ना दी हुई है तो भी आपको समझ जाना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक ऐसा बताया गया है कि ये देखिए रेक्टेंगुलर पॉन्ड यहाँ पे दे दिया गया है, माफ कीजिए रेक्टेंगुलर गार्डन यहाँ पे दे दिया गया है, क्लियर। और उस गार्डन के एग्जैक्ट सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड। जो पॉन्ड, ये जो बाहर की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये सारा डिस्टेंस इक्वल है, चाहे कोई भी हो वो पता नहीं है कितना है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे है, क्लियर। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये जो मैं सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूं, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ग्राजिंग एरिया है, यहाँ पे पूरा ग्राजिंग एरिया है, क्लियर, समझ लीजिएगा बहुत इजी है। ये जो है वो पूरा क्या है, ग्राजिंग एरिया है, ठीक है। और ये जो बीच में है वो हमारा है पॉन्ड। रेडी, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये जो है वो लॉन एरिया है, बराबर, रेडी। और ये पॉन्ड एरिया है, और ये हमारा रेक्टेंगुलर जो पार्ट है उसका ये जो है वो ब्रेड्थ है, ये उसकी लेंथ है, और वो हमें बता दी गई है, ये कितनी है 40 मीटर, और ये कितना है 50 मीटर, क्लियर। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ ये 50 मीटर है, ये समझ जाइएगा ग्राजिंग एरिया है वो, और ये जो है वो 40 मीटर, क्लियर। इतना हमारा क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि ये जो है अंदर का जो पॉन्ड है उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ आप लोग ढूंढो, कब, जब कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं। क्या है स्टेटमेंट, इन द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन a rectangular pond has to be constructed so that the area of grass surrounding a pond would be 1184 meter square। ये जो ग्राजिंग एरिया है, ये जो है ना, ये जो आपको मैंने जो पट्टे दिखाए हुए, ये जो एरिया है ग्राजिंग एरिया, इसका एरिया हमें दे दिया गया है, कितना है 1184 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं आपको, क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बता दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन यहाँ पे दे दिया गया है, वो गार्डन के अंदर एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है और बाकी के एरिया में ग्राजिंग एरिया है, गार्डन है, क्लियर। तो हमें इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ ढूंढनी है। जब हमें ये लॉन का एरिया दिया गया है, कितना है लॉन का एरिया 1184 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमें बता दिया गया है। अब समझिए ये ग्राजिंग का एरिया मिलेगा कब,
जब मैं क्या करूंगा, ये बाहर के एरिया में से ये अंदर का एरिया निकाल दूं तो मुझे ये भाग मिलेगा ना, सीधी सी बात है, क्लियर। सो एरिया ऑफ ग्रासिंग पार्ट और एरिया ऑफ ग्रास कितना है, या नीचे दिखा देता हूं मैं, एरिया ऑफ ग्रास समझना कैसे मिल सकता है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर पार्ट, क्लियर ना, आउटर रेक्टेंगुलर पार्ट उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, मतलब कि इनर पार्ट है वो जो मिलेगा ना, सीधी सी बात है ना, आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर पॉन्ड का एरिया, वो हमें दिया गया है कितना, 1184 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ पॉइंट, वो भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसको मैं कैपिटल कहता हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अलग दिखाने के लिए सिर्फ कैपिटल कह रहा हूं। इसका तो मुझे पता है कितना दिया गया है, इसका तो 50/40 और ये मुझे पता नहीं है 1184, सिंपल ना, सही सही सीधी सी बात है, 50/40 लेंथ इनटू ब्रेड्थ 1184। अब देखिए अगर मैं इसको ढूंढ लेता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो मुझे एज्यूम करके ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे कोई x वाला टर्म लाना पड़ेगा, तो वो समझिए कौन सा टर्म, बहुत इजी है, मैं ये पार्ट को x एज्यूम कर लेता हूँ, ये जो है ना, ये जो है उसको मैं कितना एज्यूम करता हूँ x, तो ये भी क्या आ जाएगा x, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये क्या है इक्वल, ये क्या है इक्वल, ये क्या है इक्वल, क्लियर, x मीटर, इसको मैं कितना ले लेता हूँ x मीटर, रेडी, x मीटर। तो समझिए अब अगर ये x मीटर है, ये x मीटर है, ये x मीटर है, ये x मीटर है, तो इतना पार्ट यानी इसकी जो लेंथ है कैपिटल L, मैं यहाँ पे साइड में ढूंढ देता हूँ, कैपिटल L, कैपिटल L मतलब क्या है, पॉन्ड का लेंथ, पॉन्ड की लेंथ कितनी होगी, देखिए पूरा कितना है, समझ, आप थोड़ा दिमाग लगाइए खुद से, ये पार्ट x है, ये पार्ट x है, तो ये पूरा पार्ट 50 है, उसमें से ये x और ये x निकाल दो तो ये मिल जाएगा, सही है ना, क्या ये पूरे 50 में से ये x और ये x निकाल दो, यानी कि 50 माइनस x प्लस x यानी 2x मीटर, सही है ना, क्या 50 माइनस x 50 माइनस 2x, तो ये कैपिटल L मिल जाएगा। सेम मेरे पास कैपिटल ब्रेड्थ कैपिटल B भी है, देखिए ये भी कितना है x, ये भी कितना है x, पूरा कितना है 40, तो 40 माइनस x, तो इतना पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा, 40 में से इतना और इतना निकाल दो तो ये मिल जाएगा, यानी ये जो पार्ट है वो कितना आ जाएगा मेरे पास 40 माइनस अगेन 2x, सिंपल ना, क्या ये भी x है, ये भी x है, 40 माइनस अगेन 2x मीटर, ओके, समझ में आई बात, क्लियर। ये मैंने साइड में आपको ढूंढ दिया जो हमारी कैपिटल L भी है वो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं, चलिए देखिएगा 50 इंटू 40 वो हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू रख देते हैं, माइनस लेंथ हमारे पास है 50 माइनस 2x एंड ब्रेड्थ हमारे पास है 40 माइनस 2x और हमारे पास सामने की साइड है 1184, सिंपल। चलिए कुछ करना नहीं है, एज इट इज रखिए अभी, तो इसको सिर्फ अंदर मल्टीपल कर देते हैं, चलिए ये जो है उसको सिर्फ क्या करना है मल्टीपल कर देना है, कर देते हैं मल्टीपल, सो 2000 माइनस, चलिए इसको बाहर रख दीजिए फिलहाल, 50 इंटू 40 2000, 50 इंटू 2x 100x माइनस, देखिए माइनस था इसलिए दिया यहाँ पे 80x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, सामने की साइड आ गया 1184, क्लियर ना, उसको तो हमें कोई छेड़ना नहीं है फिलहाल, वो तो आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2000
माइनस 2000 माइनस माइनस प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 80 माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए ब्रैकेट ओपन हो गया, इज इक्वल टू सामने की साइड तो 11845, रेडी, कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन किया है, बराबर। चलिए कट हो रहा है, उसको कट कर देते हैं, तो 2000 कट हो गए, 100x प्लस 80x क्या हो जाएगा 180, और माइनस है तो उसको प्लस बना देते हैं, क्या करते हैं उस तरफ ले जाते हैं, 4x स्क्वायर हो गया प्लस ये उस तरफ जाएगा, मतलब कि माइनस हो जाएगा 180, दोनों का टोटल देखिए क्या है 180, क्या हो जाएगा 180, जो कि प्लस था उस तरफ गया माइनस हो गया 180x, सामने की साइड तो प्लस 1184 पहले से ही मौजूद था, क्लियर ना, सिर्फ उसको उस तरफ ले गए, इस तरफ आ गया 0, अब मैं सामने की साइड लिख देता हूं, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आप खुद से कीजिएगा, वो 4 कॉमन ले लो, देखिए हर एक जगह से 4 कॉमन आ रहा है, पहले 2 कॉमन ले लो, उसके बाद अगेन 2 कॉमन ले लो तो भी हो जाएगा, क्लियर, तो आपका सम है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्लियर, और ये आपको दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, क्लियर ना, अब तो हमारा इक्वेशन बन गया है, इसको या तो फैक्टराइजेशन से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत हार्ड सम है, आसानी से कीजिएगा, और पॉसिबल हो तो 2-3 बार लिखने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आखिरी सम खत्म करते हैं, लीजिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी सम की ओर जाते हैं। A man travel a distance, speed distance वाला एक सम ले लेते हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A man travels a distance of 300 km at a uniform speed if the speed of the train increased by 5 km an hour। देखिए पहले कुछ स्पीड थी, उसके बाद स्पीड बढ़ा दी, मैंने आपको दोनों के समझाए थे कि जब स्पीड बढ़ा देते हैं तो डेस्टिनेशन पे कुछ टाइम के पहले पहुंच जाते हैं, जब स्पीड कम कर देते हैं तब जो टाइम पे पहुंचना चाहिए उससे थोड़ा लेट होता है, क्लियर। The journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. ढूंढना है जो उसी को एज्यूम कर लेते हैं, जो हम हर वक्त करते हैं, क्लियर ना। चलिए सपोज ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, सपोज x किलोमीटर पर आवर, क्लियर, एज्यूम कर लिया क्या x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड। और दूसरा बताया गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें 300 किलोमीटर, क्या टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 300 किलोमीटर, तो पहले वो लिख देते हैं, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया गया है 300 किलोमीटर, क्लियर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब समझिए केस ऐसा है कि पहले केस में उसकी स्पीड x थी और फिर स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि मैं बात करता हूं केस 1, फिलहाल मैं केस 1 की बात करता हूं, जब स्पीड नॉर्मल थी, कितनी x किलोमीटर पर आवर, देख लीजिएगा, क्लियर, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि टाइम को ऑलवेज सब्जेक्ट बना लीजिएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, क्लियर। केस 1 है इसलिए उसको मैं t1 टाइम दे नाम दे देता हूं। चलिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास 300 किलोमीटर, और पहले केस के लिए हमारे पास स्पीड कितनी है x और टाइमिंग कितना है t1। चलिए समझ में आई बात, नाउ दिस इज द केस 1। नाउ सेकंड थिंग, केस 2 की मैं बात कर लेता हूं। केस 2 के अंदर क्या है, स्पीड हमारी बढ़ा दी गई है, स्पीड क्या हो गई है, बढ़ा दी गई है, पहले कितनी थी x, अब वो स्पीड बढ़ के कितनी हो गई है x प्लस 5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें कितना क्या किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है, क्लियर, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर था वैसे, सिंपल। चलिए केस 2 में स्पीड इतनी है, वापस फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम को सब्जेक्ट बना लीजिए, चलिए टाइम इज इक्वल टू स्पीड माफ कीजिए डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। से केस 2 के लिए मैं उसको t2 कह देता हूं, केस 2 के लिए डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस कितना है 300
और स्पीड कितनी है x प्लस 5। रेडी। अब मुझे एक बात बताइए, पहले केस के लिए टाइमिंग कितना है t1, समझना बहुत इजी है। पहले केस के लिए टाइम t1, सेकंड केस के लिए टाइम कितना है t2, और पहले केस और दूसरे केस के अंदर फर्क क्या है? फर्स्ट केस के अंदर स्पीड कम थी, सेकंड केस के अंदर स्पीड बढ़ा दी। मतलब कि पहले केस में जो टाइम लगेगा उसकी खुद से सोचिए ये बात, उसकी कंपैरिजन में सेकंड केस में टाइम ज्यादा लगेगा या कम? सीधी बात है कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड बढ़ा दी गई है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है? स्पीड बढ़ा दी गई है ना, तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे 10 आवर लग रहे थे, तो यहाँ पे कम लगेगा, जैसे कि 8 आवर लग रहे हैं। क्लियर। और इन दोनों में T2 कम है, T2 कम है, कितना कम है? 2 जितना। कितना मुझे पता नहीं कितना कम है, ये तो पता है सपोज 10, तो ये 2 जितना कम है, तो ये कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। मतलब कि हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस माइनस सेकंड केस करेंगे ना, सीधी बात है। स्लो स्पीड माइनस फास्ट स्पीड, यानी T1 माइनस T2 कितना दिया गया है? 2, क्योंकि डिफरेंस हमको दिया गया क्वेश्चन में, देखिए 2 आवर लेस, क्लियर, 2 घंटे कम लग रहे हैं, सीधी बात है ना। रेडी। तो वो वैल्यू सिर्फ हमें उठा के यहाँ पे रख देनी है। T1 की वैल्यू कितनी हमारे पास थी? ये रही T1 की वैल्यू 300 अपॉन x, सो 300 बाय x माइनस T2 की वैल्यू ये रही 300 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 300x प्लस 5 3 जा 1500 माइनस 300x। एक ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी अगले सेशन के अंदर, और ये जब सम पढ़े तब, कि ऑलवेज ये जो स्पीड वाले जो क्वेश्चन होंगे जहाँ पे टाइम को हम कंपेराइज करेंगे, यहाँ पे ये दोनों जो x वाले टर्म है उड़ जाएंगे, और वो उड़ ही जाएंगे। नहीं उड़ रहे तो आपने कहीं पे रॉन्ग किया, ऐसा याद रखिएगा। क्लियर। सो और इसको अंदर में मल्टीपल कर देता हूँ, ऊपर रह गया 1500, नीचे आ गया x² प्लस 5x, सामने है 2। क्लियर। दो तरीके से हो सकता है, इस 2 को यहाँ उड़ा दीजिए पहले तो 750, इसको सामने मल्टीपल कर दीजिए, या तो इसको सामने मल्टीपल करके 2 कॉमन ले लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। चलिए क्या रहेगा इस तरफ 750, ये सामने मल्टीपल हो गया x² प्लस 5x, उस तरफ ले लीजिए x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देना है आपको, ऐसा तो मैंने आपको बहुत सिखाया हुआ है, आसानी से सॉल्व कर दीजिए, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से या तो किससे? फैक्टराइजेशन से। ठीक है। तो देख लीजिए इसके अंदर किया गया फिर से एक बार। पहला केस था उसके अंदर हमने T1 बना दिया, सेकंड केस था उसके अंदर हमने T2 बना दिया, फिर T1 माइनस, ये चीज है ना वो मेन रहती है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आपको यहाँ पे खुद से सोचना है कि जहाँ पे अगर स्पीड ज्यादा लग रही है, मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया 10 आवर का, क्लियर, सॉरी 10 आवर लग रहे थे, तो कुछ ऐसा होगा जो उससे कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सामने कुछ हमें मिलेगा ना, जो हमें बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर, जो हमें बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी ऐसे डाउट्स वाले क्वेश्चन थे आपके वो भी कर दिए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके साथ कर दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी के साथ खत्म करते हैं, और भी अगर आपको डाउट निकल रहे हैं, कुछ नए एक्स्ट्रा सम करते हो तो आप मुझे बताइएगा। और एक बात जो मैं आपको हर वक्त बताता हूँ, सारी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए, सारे सम्स की प्रैक्टिस प्रॉपर कीजिए, और ये जो हमारी वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।